जू स्टोरी का नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इन आवर वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन में हमने कई थीम्स को डिस्कस किया था जू स्टोरी के। तो इनमें से जो मेन थीम है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से जैसे ये जारी है बहुत सफ़र कर रहा था और उसको लास्ट में अपने लाइफ का दी एंड करना पड़ा। द जू स्टोरी इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल वन एक्ट प्ले ऑफ एडवर्ड एल्बी। जू स्टोरी एडवर्ड एल्बी का एक बहुत ही अच्छा सुंदर वन एक्ट प्ले है। इट इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड एंथुसियाज्म। यह है इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से और उत्साह से भरा हुआ प्ले है। इट इज़ द मार्वलस स्टेप ऑफ एल्बी हु ट्राइज टू प्रेजेंट द मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ एमर्जिंग इन द कंटेम्प्रेरी एरा। यह मार्वलस द्वारा उठाया गया एक शानदार कदम है जो कोशिश करता है हमारे सामने प्रेजेंट करने की तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को। दो एल्बी हैज़ प्रेजेंटेड सेवरल थीम्स एंड पैटर्न्स रेंजिंग फ्रॉम जेरीज असर्शन दैट ही इज़ क्रेजी टू मैनी एनिमल इमेजेस एंड रेफरेंसेस। जो एल्बी है हमारे सामने कई थीम्स और पैटर्न्स प्रस्तुत करता है जेरी के संदर्भ में, जेरी के बारे में, कि वो कई एनिमल इमेजेस जो पार्श्विक तस्वीरें हैं, पार्श्विक इमेजेस हैं और संदर्भ हैं उनके प्रति पागल है, पार्श्विक प्रवृत्ति है उसके अंदर। एल्बी ट्राइड his best to present the realistic picture of human world by the characters of Jerry and Peter who represent socio-economic poles। एल्बी ने जेरी और पीटर के कैरेक्टर्स के द्वारा उस समय के ह्यूमन वर्ल्ड की एक रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। थ्रू द प्ले वी नो दैट पीटर इज ए सक्सेसफुल मैन हैविंग अ फैमिली लिविंग कंफर्टेबली ऑन द ईस्ट साइड। पूरी स्टोरी के दौरान हमें पता चलता है कि पीटर जो एक सक्सेसफुल आदमी है, उसका एक परिवार है और वो ईस्ट साइड में बड़े आराम से रह रहा है। ऑन द कंट्रेरी टू हिम, और इसके अपोजिट जेरी जो है एक ड्रिफ्टर है फ्रॉम द वेस्ट साइड सेंट्रल पार्क। वेस्ट साइड सेंट्रल पार्क से एक आवारा लड़का है। द बिहेवियर ऑफ जेरी प्रेजेंट्स हिम एज ए पुअर एंड स्टेटलेस बफर। जेरी के बिहेवियर से हमें हमारे सामने जेरी अपने बिहेवियर के कारण इस तरह प्रेजेंट होता है कि जैसे वो एक पुअर और राज्यविहीन, गरीब और राज्यविहीन प्रतिरोधक हो, एक विरोधी है, मतलब समाज से बिल्कुल अलग थलग। अनटिल पीटर्स कन्फ्रंटेशन विद जेरी पीटर्स मिडिल क्लास वर्ल्ड इज़ लॉजिकल एंड आउटस्टैंडिंग। जब तक पीटर का सामना जेरी के साथ नहीं होता तब तक उसकी जो मिडिल क्लास लाइफ है वो लॉजिकल और आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी लाइफ अपनी वो स्पेंड कर रहा है। बट द वर्ल्ड ऑफ जेरी इज़ फुल ऑफ टेंशन एंड चाउटिक। लेकिन जो जेरी का वर्ल्ड है, जेरी की जो दुनिया, जेरी की जो लाइफ है वो टेंशन से भरी पड़ी है और अस्त व्यस्त है बिल्कुल। बोथ द मेजर करेक्टर्स ऑफ द प्ले पॉइंट्स आउट एन इमोशनल कंट्रास्ट। दोनों ही जो करेक्टर्स हैं प्ले के एक इमोशनल कंट्रास्ट पॉइंट आउट करते हैं, इमोशनल कंट्रास्ट की तरफ इशारा करते हैं। पीटर इज़ इंडल्ज्ड इन विसारियस सिविलाइज्ड प्लेजर ऑफ रीडिंग वाइल जेरी ट्राइज टू गेट ए डीपर इमीडिएट एक्सपीरियंस। पीटर जो है वो विकराल एक रीडिंग का जो एक आनंद होता है उसमें बिजी है, और बल्कि जो जेरी है वो एक गहरे और मतलब पीटर जो है पढ़ने के एक विकराल सभ्य सुख में लिप्त है, जबकि जेरी एक गहन तत्काल अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता है। जेरीज कम्युनिकेशन विद पीटर टेक्स हिम टू इरेशनल एंगर। जेरी की जो कम्युनिकेशन है पीटर के साथ वो एक तर्कहीन कम्युनिकेशन है जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। देयर इज़ नो डाउट दैट द प्ले जू स्टोरी हैज़ नो स्टोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि जू स्टोरी की कोई स्टोरी नहीं है। इट ओनली टेल्स अस इन द जू एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस सेपरेटली एंड हैव नो कम्युनिकेशन विद वन एंड अदर। इसमें सिर्फ जू के बारे में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं जू में वो उनको केजेस में अलग अलग रखा जाता है और वो एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करते। सच इज़ द केस अमंग द ह्यूमन बींग्स इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और उस तत्कालीन समाज में यही स्थिति ह्यूमन बींग्स की भी है। इन द वर्ड्स होना चाहिए था यहाँ पे, वर्ड्स ऑफ मार्लिन एस्लिन, इट इज़ ए कीन स्टडी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। मार्लिन एस्लिन के वर्ड्स शब्दों में यह एक सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। एन इमेज ऑफ लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ मैन टू मेक कॉन्टैक्ट। इसमें आदमी अकेलापन महसूस करता है और कॉन्टैक्ट बनाने में बिल्कुल इनेबल है। In fact, the theme of the play persists on the arid sense of loneliness and broken communication, which gives the play its unifying tone। बल्कि जो थीम है प्ले का वो इस बात पे आधारित है कि
किस पे, ब्रोकन कम्युनिकेशन पे और सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की भावना और बिल्कुल कम ना के बराबर कम्युनिकेशन के ऊपर आधारित है, जो प्ले को एक यूनिफाइंग टोन प्रदान करता है। इन दिस प्ले एल्बी ट्राइज टू पोज द प्रेडिकमेंट ऑफ द मॉडर्न मैन एंड द fundamental absurdity in the human condition that is prevailed in the world। इस प्ले में एल्बी जो है आधुनिक मनुष्य के पूर्वाभास और दुनिया में व्याप्त मानवीय स्थिति में मूलभूत जो असमानता है उसको रोकने की कोशिश करता है। पीटर एंड जेरी आर द टू कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। पीटर और जेरी जो है प्ले के दो कैरेक्टर्स हैं। द एंटायर स्टोरी मूव्स अराउंड ए सिंगल थीम। पूरी की पूरी स्टोरी एक सिंगल थीम के अराउंड घूमती है। इनफैक्ट बोथ ऑफ दैम आर क्वाइट अननोन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सोशल लेवल्स। वो दोनों दो अलग अलग सोशल लेवल से बिलोंग करते हैं। वी आर नॉट टोल्ड एनीथिंग मोर अबाउट दैम। इससे ज़्यादा हमें इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। दे मीट ईच अदर इन ए मोस्ट एक्सीडेंटल फैशन। वो एक दूसरे से बिल्कुल मतलब अचानक ही मिल जाते हैं, एक्सीडेंटली मिल जाते हैं। जेरी हु इज़ प्रिमिटिव एंड डायरेक्ट डिसअपॉइंटेडली ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक कॉन्टैक्ट विद पीटर विदाउट एनी हेसिटेशन। जेरी जो एक असभ्य लड़का है, वो डायरेक्ट और बिल्कुल निराशाजनक तरीके से कोशिश करता है उसके पीटर के साथ कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बनाने की, बात करने की बिना हेसिटेशन के। द वे ऑफ जेरी टू एड्रेस पीटर क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ रीडर्स। जेरी का जो पीटर से बात करने का जो तरीका है वो रीडर के माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। एक क्यूरियोसिटी मतलब एक क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। एक जिज्ञासा हमारे रीडर के मन में पैदा करता है कि वो उसके साथ इस तरह क्यों बात कर रहा है। रीडर्स Jerry forces him into a conversation and asks him if he does not mind it. Jerry forces him into a conversation. Jerry उसको मतलब बलपूर्वक उससे एक बातचीत शुरू करता है एंड और उससे पूछता है कि अगर वो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। बट व्हेन ही इज़ अनेबल टू बियर पीटर स्मग सेल्फ एस्टीम। लेकिन जब पीटर के जो स्मग सेल्फ एस्टीम है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसको सहन नहीं कर पाता, ही फोर्सेस पीटर टू मर्डर हिम। तो वो फोर्स करता है पीटर को कि वो उसका मर्डर करे। द सिचुएशन जॉइंड बोथ ऑफ देम एट द मोमेंट ऑफ डेथ बाई ए नाइफ। और सिचुएशन जो वो है, सिचुएशन लास्ट में क्या होता है कि वह डेथ से एक की मृत्यु हो जाती है। It is really an unexciting situation that Albie wants to expose in the present day existence। और यह एक अनएक्साइटिंग सिचुएशन है जो एल्बी एक्सपोज करना चाहता है प्रेजेंट डे की। द ओपनिंग सीन ऑफ द जू स्टोरी टेक्स प्लेस इन टू ए पब्लिक पार्क। सीन का जू स्टोरी का जो ओपनिंग सीन है वो एक पब्लिक पार्क में होता है। इट इज़ अ फाइन सनी और संडे आफ्टरनून। यह एक धूप वाला संडे आफ्टरनून की बात है। देर आर टू बेंचेज इन द पार्क। पार्क में दो बेंच है। पीटर इज़ सिटिंग ऑन ए बेंच। पीटर एक बेंच पे बैठा हुआ है। रीडिंग हिज बुक। वो अपनी बुक पढ़ रहा है। थ्रू द करेक्टर ऑफ पीटर एल्बी रिप्रेजेंट दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच टेक्स प्लेजर ऑफ ऑर्डिनरी कम्फर्ट्स एंड बेनिफिट्स विच द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफर्स। पीटर के करेक्टर के द्वारा एल्बी उस सोसाइटी के उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन द्वारा प्रदान किए गए साधारण कंफर्ट्स और बेनिफिट्स का आनंद लेते हैं। जेरी एंटर्स द सीन एंड ट्राइज टू टॉक टू हिम। जेरी सीन में एंटर करता है और उससे पीटर से बात करने की कोशिश करता है। वेदर द लेटर वांट्स, पीटर हैज़ नो इंटरेस्ट इन हिम। पीटर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल ही टेल्स पीटर दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम द जू। फिर भी वो पीटर से कहता है कि मैं जू से आ रहा हूँ। पीटर हु इज़ अनविलिंग टू गिव अप रीडिंग। पीटर जो बुक पढ़ना नहीं छोड़ना चाहता, आस्क जेरी टू टेल हिम अबाउट द जू। तो वो उससे पूछता है कि जू के बारे में बताओ। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग अबाउट द जू, जेरी टॉक्स अबाउट इररिलेवेंट थिंग। लेकिन जू के बारे में कोई भी बात ना करके जेरी जो है वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। हेयर एल्बी प्रेजेंट्स द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। यहाँ पे जो एल्बी है प्ले के चीफ कैरेक्टरिस्टिक को
मुख्य जो विशेषता है उसको प्रेजेंट करता है। पीटर डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू जेरी। पीटर जो है जेरी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई जेरी आस्क हिम द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटर जो है वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जेरी उससे अगला क्वेश्चन क्यों पूछता है। हैव आई बीन वॉकिंग नॉर्थ, क्या मैं नॉर्थ की ओर से आ रहा हूँ। बट इट इज़ स्ट्रेंज दैट फॉर्मर हैज़ नो इंटरेस्ट टू नो वेदर द लेटर इज़ इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग टू हिम और नॉट। लेकिन यह एक अजीब बात है कि जो लेटर है फॉर्मर है यानी कि जो जारी है, फॉर्मर हैज़ नो, जारी है उसको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो पीटर है उसकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। पीटर इज़ पजल्ड एंड वांट्स टू अवॉइड हिम बट विद नो इफेक्ट। पीटर जो है पजल्ड है और उसको अवॉइड करना चाहता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जारी इज़ एडामेंट टू टॉक टू हिम। जारी अब उससे बात करने के लिए अड़ा हुआ है। तो लेकिन जो जेरी है वो उससे बात करने पर अड़ा हुआ है। देन ही आस्क मैनी क्वेश्चन अबाउट पीटर्स पर्सनल लाइफ। फिर वो पीटर की पर्सनल लाइफ के बारे में अनेक क्वेश्चन पूछता है। पीटर इज़ कंपेल्ड टू टेल हिम दैट ही हैज़ ए वाइफ, 2 डॉटर्स, ए कैट, ए डॉग एंड 2 पैराकिट्स। पीटर जो है मजबूर है उसको ये बताने में कि उसकी एक वाइफ है, 2 बेटियां हैं, एक कैट है, डॉग है और 2 तोते हैं। देन पीटर टेल्स हिम हिज एड्रेस, हिज ऑक्यूपेशन एंड हिज अर्निंग। फिर पीटर उसको अपना एड्रेस बताता है, अपनी अर्निंग बताता है और अपनी जॉब के बारे में बताता है। जारी टाक्स हिम इन नॉन सेंसिकल वे एंड ब्लंटली सेज दैट हिज हाउस होल्ड लैक्स मैनहुड। फिर वो उसको बिल्कुल एक नॉन सेंस तरीके से और रूखे तरीके से बताता है जारी कि उसके घर पे जो है एक मैनहुड की कमी है, मनुष्यता की कमी है। विदाउट एनी डिले, बिना डिले किए, बिना देरी किए, पीटर कन्फेसेस ही हैड ए डिज़ायर टू ब्लिस विद ए सन। पीटर अब कहता है कि उसे अब एक बेटे की डिज़ायर है, इच्छा है। जेरी इन्फ्यूज इन हिज माइंड दैट ही हैज़ नो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनी मोर चिल्ड्रन। अब जेरी जो अपनी बातों से उसके मन में ये बिठा देता है कि वो अब और बच्चे पैदा करने में कैपेबल नहीं है। देर इज़ नो डिनाई दैट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, इम्पोर्टेंस और सेक्सुअल डिसेबिलिटी इज़ डोमिनेटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड विच causes man's failure in the masculinity and also is failure in human and social responsibilities। इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है कि जो एनर्जी है, नामर्दीपन है और सेक्सुअल डिसेबिलिटी जो है उस चीज़ का बड़ा बोलबाला है मॉडर्न वर्ल्ड में। और इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने पौरुष और मानवता में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फेल हो जाता है इसकी वजह से। सच कंसेप्ट रिवील्स द होलोनेस ऑफ अमेरिकन माइंड। ऐसा कंसेप्ट अमेरिकन माइंड के खोखलेपन को रिवील करता है, उजागर करता है। विच बिलीव्स इन गेटिंग और सक्सेस इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, उस अमेरिकन माइंड के खोखलेपन को रिवील करता है। दैट इज़ वाई द मोमेंट्री कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 persons who belong to 2 different social level is propounded in the common biological ground। तो क्योंकि जो इसीलिए मोमेंट्री कम्युनिकेशन, जो क्षणिक वार्तालाप है 2 लोगों के बीच का, जो अलग अलग सोशल लेवल से बिलोंग करते हैं, उनको एक कॉमन बायोलॉजिकल ग्राउंड में प्रस्तुत किया गया है। जेरी इज़ नॉट ready to accept Peter's categorization of people according to where they live। जेरी जो है लोगों का जो ये उनके रहने के स्थान के आधार पर जो कैटेगराइजेशन है वो उसको पसंद नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ही गेट्स फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ जाता है। इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग एट लेंथ ऑफ हिज ओन ड्रैब एंड डायरी एग्जिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर ये इंस्टीड से लेकर रेस्ट तक, ये जो 2 लाइनें इनको काट दो, इर्रिलेवेंट है बिल्कुल। इंस्टीड से लेकर ही गेट्स फ्यूरियस के बाद हम करेंगे इंडीड जेरी इज़ लिविंग। जेरी इज़ लिविंग इन ए 4-story brown stone rooming house with a huge crowd, but he does not develop real relationship with any one of them। जेरी जो है एक 4-story brown stone rooming house में रह रहा है जिसमें मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्षम नहीं है उनके साथ किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप बनाने में। थ्रू his conversation with Peter we know that he has broken all relations very early with his family। पीटर के साथ उसकी जो कन्वर्जेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि जो जेरी है उसने अपने परिवार के साथ बहुत जल्दी जो है रिलेशंस है वो ब्रेक कर लिए थे। Unfortunately, his parents died when he was young and now he is living alone, cutting off his relationship with his family। उसके जो अनफॉर्चुनेटली उसके जो पेरेंट्स हैं वो जल्दी ही
उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए तब से वो अपना सबसे बिल्कुल अपने रिलेशन को कट ऑफ करके रह रहा है। टू एक्सप्लेन हिज डिफ़िकल्टी इन मेकिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, he points out how friendly and affectionately he behaves with his landlady's dog। अपने जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने की जो डिफ़िकल्टी है उसको पॉइंट आउट करते हुए वो कहता है कि उसकी जो लैंड लेडी है, मालकिन है, उसके कुत्ते के साथ उसके साथ वो बड़ा अफेक्शनेटली, बड़े प्रेम से व्यवहार करता था। द बीस्ट हु लुक्स ओल्ड, वो कुत्ता, बीस्ट यहाँ पे इस कुत्ते के लिए है जो बूढ़ा दिखाई देता था। एंड सिकली ऑलवेज रेडी टू बाइट जारी, और बीमार भी था फिर भी वो जारी को काटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सो ही ब्रॉट हैमबर्गर फॉर हिम फॉर द डॉग टू विन हिज अफेक्शन, वो उसके लिए हैमबर्गर लेके आता था कुत्ते के लिए, उसका प्रेम जीतने के लिए। बट आफ्टर ईटिंग हैमबर्गर द डॉग ट्राइड टू बाइट हिम वंस अगेन, फिर उस हैमबर्गर खाने के बाद डॉग फिर से उसको काटने के लिए कोशिश करता था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जैरी प्लान टू किल द डॉग बाय मिक्सिंग रैट पॉइजन विद द मीट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैरी ने क्या किया, मीट में रैट पॉइजन मिलाकर उस कुत्ते को मारने की कोशिश की। मारने की प्लानिंग की। द रिजल्ट वाज दैट द डॉग फेल इल, इससे क्या हुआ, वो डॉग है वो बीमार हो गया। बट एज सुन एज ही रिकवर्ड बोथ द मैन एंड द डॉग बिगेन टू इग्नोर ईच अदर, जैसे ही वो रिकवर हुआ उसके बाद उस जैरी ने और कुत्ते ने एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। द डॉग स्टिल लिव्स विद द लैंडलेडी बट ही डज नॉट प्लान टू पाउंस अपॉन जैरी, अब अभी भी डॉग उस लैंडलेडी के साथ रहता है, उसकी मालकिन के साथ रहता है, लेकिन वो जैरी को काटने की या उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करता। एंड ओनली स्टेयर्स एट हिम, वो उसको सिर्फ घूरता रहता है। इन रिटर्न जैरी आल्सो स्टेयर्स एट हिम कंटिन्यूसली, बदले में जैरी भी उसको घूरता रहता है। इसके बाद 1, 2 और 2.5 ये कॉन्टैक्ट तक, जारी से लेकर कॉन्टैक्ट तक इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है द डिमांड ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट टू अंडरस्टैंड वन अनदर हैज़ नाउ बिकम द मोर पिक्यूलियर थीम ऑफ द डे, तो हमें एक दूसरे को समझने की जो डिमांड है और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की जो डिमांड है आजकल बड़ी ही पिक्यूलियर थीम ऑफ द डे बन गया है, एक अजीब सा थीम बन गया है। हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाना नहीं चाहते, ये बिल्कुल अजीब सी चीज़ बन गई है। द लाइन इफ़ यू कांट डील विद पीपल यू हैव टू मेक ए स्टार्ट समवेयर, एक लाइन है कि अगर आप लोगों के साथ डील नहीं कर सकते, लोगों के साथ मतलब बातचीत नहीं कर सकते, तो यू हैव टू मेक स्टार्ट समवेयर, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, स्टार्ट समवेयर, कहीं से स्टार्ट करने का। विद एनिमल्स, अगर आप आदमियों के साथ बातचीत करना शुरू नहीं करते, बातचीत नहीं कर सकते, तो कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, और वो है विद एनिमल्स से। इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन माइंड, ये जो लाइन है ये ह्यूमन माइंड की का एक सुप्रीम एग्जाम्पल है। इसके बाद माइंड के बाद बाकी जितना ये पैरा बचा हुआ है इसको छोड़ दो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है इसको भी कंप्लीट छोड़ दो। फिर इसके बाद है पीटर डज नॉट लाइक टू लिसन जैरी स्टोरी, यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसके बाद ह्यूमन माइंड के बाद जो इसके बाद 1 to 3 जो पैराग्राफ है वहाँ से। Peter does not like to listen Jerry's story. He is unhappy at the conduct of Jerry and he becomes Peter does not like to listen to Jerry's story. Peter जो है वो जेरी की स्टोरी को सुनना नहीं चाहता। He is unhappy at the conduct of Jerry and he becomes furious and denies angrily to move any more. इसलिए वह जेरी का उसके साथ जो कंडक्ट है, जेरी उसके साथ जो बातचीत करना चाहता है उससे गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है वो आगे उसके साथ बात करने से। वो कहता है कि ही सेज दैट बेंच इज़ हिज एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू वैकेट इट, वह कहता है कि बेंच मेरा और वह इसको खाली करना नहीं चाहता। ही थ्रेटन्स जेरी टू कॉल द पुलिस बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नन अराउंड, वह धमकी देता है जेरी को कि वो पुलिस को बुला लेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई भी नहीं है। जेरी टेल्स हिम दैट देयर इज़ नो वन इन द पार्क टू कम टू हिज हेल्प, जारी उसे बताता है कि पार्क में कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प करने के लिए आ सके। ही मस्ट डिफेंड हिमसेल्फ अलोन, उसको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। देन जारी फोर्सेस पीटर टू हैव ए फाइट विद हिम, तब जारी फोर्स करता है पीटर को कि उसके साथ लड़ाई करे। फॉर हिज ऑनर, अपने सम्मान के लिए। व्हेन दे कम फेस टू फेस, जब वो फेस टू फेस आमने सामने आते हैं, जारी टेक्स आउट ए नाइफ, जारी एक चाकू निकाल लेता है। क्लिक्स इट एंड थ्रू इट एट पीटर, उसे क्लिक करके पीटर की तरफ फेंक देता है। टू डिफेंड हिमसेल्फ, पीटर कैचेज द नाइफ एंड इट्स पॉइंट टू
टुवर्ड्स जेरी। अपने आप को बचाने के लिए पीटर जो है नाइफ को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसका जो पॉइंट है वो जेरी की तरफ होता है। देन जेरी थ्रस्ट हिमसेल्फ एट द नाइफ एंड द नाइफ पासिस थ्रू हिज बॉडी। तब जेरी जो अपने आप को नाइफ के ऊपर गिरा देता है और चाकू नाइफ जो उसके बॉडी के आर पार निकल जाता है। जेरी फॉल्स डाउन एंड डाइज। जेरी नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। पीटर इज स्टन्ड। पीटर अब घबरा जाता है, बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वाइल ब्रीथिंग हिज लास्ट जेरी स्टिल हैज सेंस। जेरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है लेकिन फिर भी उसको होश है। ही इमीडिएटली टेक्स आउट हिज हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। वह जल्दी से अपनी पॉकेट से हैंडकरचीफ रुमाल निकालता है और वाइप्स द फिंगरप्रिंट्स ऑफ इट। और चाकू पे से जो फिंगरप्रिंट थे पीटर के, उसको साफ कर देता है। ही आल्सो आस्क पीटर टू रन अवे बिफोर सम वन कम्स देयर। और वो पीटर से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ जब तक यहाँ कहीं किसी और के यहाँ पे आने से पहले। बिफोर ब्रीदिंग हिज लास्ट जेरी सेज दैट परहैप्स ही हैड प्लान्ड इट ऑल। और वो मरने से पहले कहता है कि शायद मैंने इसकी पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। द प्ले एंड्स विद पीटर्स श्रीक। प्ले जो है पीटर की एक चीख के साथ खत्म हो जाता है। ओ माई गॉड। पीटर इज बिलीवेडल्ड एंड जेरी आल्सो डाइज बाय सेइंग ओ माई गॉड। पीटर बिल्कुल व्यग्र, बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है ओ माई गॉड। और जेरी भी जो है मर जाता है ओ माई गॉड कहते कहते। एल्बीज प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी मेक्स दिस प्ले वेरी इंटरेस्टिंग। एल्बी की जो गहन नॉलेज है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, वो इस प्ले को इंटरेस्टिंग बना देती है। He has splendidly used the symbol of sex and zoo and bench that makes the play complex. वह बड़े शानदार तरीके से सेक्स, जू और बेंच का के सिंबल को लेता है जो प्ले को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल बना देते हैं। जेरी सेज एंड नाउ यू विल नो अबाउट व्हाट हैपेंड एट द जू। जेरी कहता है अब तुम, जेरी के द्वारा मरने से पहले मतलब जो स्टार्टिंग उनकी बात हुई थी, तब वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलता है जो हमें मतलब सोचने पर मजबूर कर देते हैं आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो जेरी जब उससे कहता है कि एंड नाउ यू विल नो अबाउट व्हाट हैपेंड एट द जू। अब तुम जानोगे कि जू में क्या हुआ था। एंड नाउ यू नो व्हाट यू विल सी इन योर टीवी एंड द फेस आई टोल्ड यू अबाउट माई फेस। अब तुम उस टीवी में किसी चेहरे को देखोगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम टीवी पे क्या देखोगे। टीवी पे एक फेस देखेगा। मैंने तुम्हें अपने फेस के बारे में बताया है। द फेस यू सी राइट नाउ। जो फेस तुम अभी देख रहे हो ये फेस तुम्हें कल टीवी पे दिखाई देगा। द जू एंड द बेंच आर द सिंबल ऑफ एब्सर्डिटी इन विच ह्यूमन इंटेंसिटी लॉस्ट। जू और बेंच उस एब्सर्डिटी का मतलब वैसे तो मूर्खता होता है, चलो का सिंबल है जिसमें ह्यूमन की जो पहचान है वो खोई हुई है। मैन हैव नो ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमन वर्थ। आदमी की कोई भी ह्यूमन वैल्यू या मतलब कोई भी कीमत नहीं रही। एल्बीज मेन एम इज़ हाउ टू फोकस द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। एल्बी का मेन लक्ष्य जो है वो है आदमी की पहचान के ऊपर फोकस करना। मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक युग में, संसार में आदमी की पहचान के ऊपर फोकस करना। द एरिड सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन मेक ह्यूमन बीइंग आइसोलेटेड। जो अकेलेपन की भावना है, सूखी भावना है, शुष्क सी भावना है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से आदमी जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड, एकांत, अकेला, अलग थलग रहने वाला। The subhuman condition of the people like Jerry has compelled man to grope their aim in life. आदमी की सब ह्यूमन कंडीशन जैसे कि जेरी है ने आदमी को मजबूर कर दिया है अपनी आइडेंटिटी को टटोलने पर, अपनी पहचान की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। जेरीज डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज ओन प्रीवियस लाइफ, वन नाइट सेक्स एक्सपीरियंस, हिज dingy living in a crowded part of the city, the death of his adulterous mother and drunken father, and gin-soaked ladies' lust for him, is a realistic picture of human life. जेरी का जो डिस्क्रिप्शन उसने अपने बारे में दिया, अपनी जो उसकी जो पास्ट लाइफ है, वन नाइट सेक्स एक्सपीरियंस है, भीड़ के बीच में एक धुंधली जो पहचान है उसके धुंधले रूप से जो रह रहा है, उसके माता पिता की जो डेथ है और उसकी जो लैंड लेडी है, मालकिन है, उसका उसके प्रति मतलब एक गंदा बिहेवियर, लस्ट जो है, ये
ह्यूमन लाइफ की एक रियलिस्टिक पिक्चर है। टू कंक्लूड, और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट द एसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द प्ले द जू स्टोरी शोज़ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मेन जो प्रॉब्लम है जू स्टोरी की वो है ये दिखाना कि इंडिविजुअल्स में, लोगों में व्यक्तिगत रूप से लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने की कमी है, अभाव है। जेरी सेज वी नाइदर लव नोर हर्ट बिकॉज वी डू नॉट ट्राई टू रीच ईच अदर। ना तो हम प्यार कर सकते, ना ही नफरत कर सकते, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं कर सकते एक दूसरे तक कोशिश ही नहीं करते एक दूसरे तक पहुंचने की। एल्बी आल्सो रियलाइजेज द अलाइनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन मिड्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एल्बी पूरी सोसाइटी के बीच में रहते हुए भी आदमी के अकेलेपन को रियलाइज़ करता है। इट इज़ नेसेसरी दैट सोशल कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशन मस्ट बी फॉलोड बाय ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि आदमी के द्वारा जो सोशल कन्वेंशंस हैं और जो सोशल ट्रेडिशन है उनको ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में बने रहें। दस द जू स्टोरी रिवील्स बिफोर अस द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ टुडे। इस तरह जू स्टोरी हमारे सामने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, एक मूलभूत जो समस्या है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ह्यूमन वैल्यूज़ हैव बीन लॉस्ट। आदमी की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंड मैन बिकम सेल्फिश। आदमी सेल्फिश हो गया है, मटेरियलिस्टिक और बिल्कुल मटेरियल भौतिक हो चुका है। ही हैज़ लॉस्ट स्पिरिचुअल फेथ एंड डिग्निटी। उसने अपनी जो आत्मिक विश्वास है और डिग्निटी है, अपनी महिमा है, उसको खो दिया है। दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सनस। और इसी वजह से दो पर्सनस के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो पैदा होती है। द करेक्टर जेरी इज़ रियली ए हॉरोइंग पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन लाइक हिम। जेरी जो है वो एक रियली एक शोकजनक तस्वीर है उस जैसे एक आदमी की, यंग मैन की, हु अलाइनेट फ्रॉम ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस से, मानव समाज से बिल्कुल अलग थलग रहता है।